अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम नात बरदारी। पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। मेरे स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलमी का तजियागर अदरीस नाज साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस अज़म का इरादा किया है कि वो इसी माह में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि वो इस बात का बाकायदा ऐलान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में एक बड़े जलसे में करेंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? समीर साहब, मैंने बहुत अरसा पहले एक मिसाल दी थी। आप मीनारे पाकिस्तान बहुत मरतबा गए होंगे। मीनारे पाकिस्तान जी। अच्छा, मीनारे पाकिस्तान जो बने, मैं उसी की सिर्फ मिसाल देता हूँ। वैसे तो हर मिसाल की तकरीबन मिसाल ऐसे होती है जी। मीनारे पाकिस्तान आप देखिए कि जो जमीन से ऊपर हमें नजर आ रहा है, पहले तो एक बहुत बड़ा चबूतरा है। चबूतरे पे नीचे से मीनारे पाकिस्तान का फैलाव बहुत ज्यादा है, जहां उसकी पंखड़ियां एक फूल की तरह बनी हुई हैं। फिर उसके ऊपर मीनार शुरू होता है और ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी मोटाई कम होना शुरू हो जाती है, बारीक होना शुरू होता है और ऊपर जाके सिर्फ एक कलसी रह जाती है जिसे उसकी नोक कहते हैं जी। अच्छा, मीनार की साख्त ये होती है कि जमीन के नीचे, मैंने तो फाउंडेशन के ऊपर से बात की ना, चबूतरा बना हुआ है जी। अगर उसकी फाउंडेशन की बात कीजिए तो नीचे जमीन में उसका फैलाव जो होता है वो कई कई मीटर दूर तक होता है जी। बड़ी मजबूत फाउंडेशन बनाई जाती है, दूर दूर तक उसकी जड़ें, समझ लीजिए जैसे दरख्त की जड़ें होती है ना, वो फैली होती हैं और फिर मीनार बनता है। ऊपर जाके कलसी रह जाती है, एक नोक रह जाती है। याद रखिएगा, मीनार बनाने का तरीका यह है कि उसकी जमीन में जो रूट्स हैं वो दूर तक हों और ऊपर से जाके वो सिर्फ एक नोक रह जाए। ये है मीनार। अगर मैं ये जिद करूं कि मैंने मीनार को उल्टा खड़ा करना है, नोक के बल खड़ा करना है, ईमानदारी से बताइए वो मीनार खड़ा हो जाएगा? नहीं, मीनार तो गिर जाएगा ना, वो बार बार गिरेगा जितनी भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे मीनार खड़ा कर ले तो ये अजूबा होगा। दुनिया के जो पहले 8 अजूबे हैं ना, ये 9वां अजूबा होगा कि इसने मीनार को नोक के बल खड़ा कर लिया। इमरान खान साहब का मसला बिल्कुल यही है कि वो मीनार को नोक के बल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है। इशू कुछ और होना चाहिए था जो इस वक्त है, लेकिन इन्होंने कुछ इशू कुछ और बनाया और उसका अंदाज ये है कि मीनार को उल्टा खड़ा करने की जिद है। इमरान खान साहब ये जो ऐलान इन्होंने किया ना, ये इरादा जो उन्होंने इस अज़म का इरादा किया कि मैं एक दफा, ये इरादा तो वो हर रोज करते हैं और हर रोज उसका ऐलान करते हैं। अच्छा, वो मैंने एग्जांपल दी थी कि इमरान खान साहब का हिसाब उस बच्चे जैसा हो गया जो कहता है शेर आया शेर आया शेर आया, और लोग उसकी बात पे यकीन करके उसे बचाने चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं ये तो यार हर रोज ऐसी बोंगियां मारता है, झूठ बोलता है, फिर उसकी बात का कोई एतबार नहीं करता। फिर एक दिन सच में शेर आ जाता है, जब वो फिर शोर डालता है तो उसकी बात सुनने को कौन नहीं जाता। इमरान खान साहब ने जितनी मरतबा ये कहा कि मैं ये कर दूंगा, ये बातें, जो सबसे बड़ा आपके पास टूल होता है वो सबसे आखिर में इस्तेमाल करना होता है। इमरान खान साहब ये तड़ियां इब्तिदा में लगा चुके हैं, ये सारा कुछ मैं ये कर दूंगा वो, मतलब बहुत इनिशियल स्टेज थी जब इमरान खान साहब कौमी असम्बली से बाहर आ गए थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर असम्बली में नहीं गए। आज भी अब तो इमरान खान साहब चाहे भी तो ये असम्बली में नहीं जा सकते, इनको जाने नहीं दिया जाएगा। आपके इल्म में हो गई ये बात कि ये कोशिशें हो चुकी हैं और याद सादिक साहब ने इस दफा हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी मैंने अब इमरान खान साहब को मनाने नहीं जाना। इसहाक डार साहब ने भी अब कल बाकायदा कह दिया, उन्होंने कहा जी अब मैंने ये कोशिश नहीं करनी की, क्योंकि नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं चाहते कि अब इमरान खान साहब असम्बली में पहुंचे। खैर वो वही नहीं, अब वो लोग जिन्होंने असम्बली में भेजा था, जिन्हें आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब इन असम्बलियों में जाए। नए इंतखाबात होंगे, उसके बाद उन्होंने देखना है कि इमरान खान साहब को असम्बली में कैसे भेजना है। याद रखिएगा, पाकिस्तान में फैसले अवाम नहीं करते, पाकिस्तान में फैसले कहीं और होते हैं। जो फैसला साज होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हर प्रोग्राम में कह रहा हूं, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इमरान खान साहब का सियासी किरदार महदूद कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब इस बात को समझते हैं। अब करना यह चाहिए था कि अपनी दोबारा से फाउंडेशन बनाते, जहां से मैंने बात स्टार्ट की है। इमरान खान साहब एक रियलिटी है, एक हकीकत है, एक सियासी हकीकत का नाम इमरान खान है। तो ये करते कि आप वापस एक दफा रुक के सोचते, धूल बैठने का इंतजार करते। जब धूल बैठ जाती तो फिर चीजें बहुत क्लियर नजर आती। इमरान खान साहब उनके बैठने का इंतजार करते और उसके बाद फिर अपनी फाउंडेशन मजबूत करते, अपने रूट्स मजबूत करते, अपनी जड़ें मजबूत करते। जिन पत्तों पे ये तकिया किए हुए हैं वो पत्ते हवा दे चुके हैं, खान साहब को पता भी नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि जिनके बलबूते पर इमरान खान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब मैं दोहराता हूं, इमरान खान साहब के बारे में मुराद सईद साहब ने, मेरी बड़ी मोहब्बत है मुराद सईद साहब से, मैंने कल भी कहा, मुराद सईद साहब ने कहा कि हमारी रेड लाइन है इमरान खान, इसको कोई टच ना करे। अच्छा, वो वाकया जैसे भी हुआ, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, उसमें हकीकत क्या थी, ड्रामा क्या था। जो वाकया वजीराबाद है,
वो हुआ, इमरान खान साहब को 2-3 फायर लग गए, 4 फायर लग गए, बकौल उनके जितने भी लगे फायर लगे। उस पे जो तकरीर की सभी लोगों ने, सबसे ज्यादा जज्बाती तकरीरें 2 थी उसमें सुनने वाली। शेर शीर साहब की भी सुनने वाली थी, सभी की सुनने वाली थी, लेकिन 2 तकरीरें जो थी बड़ी काबिल जिक्र थी। एक फवाद चौधरी साहब की, जिनका गला बैठ गया था तकरीर करते हुए, इतने जोर से उन्होंने तकरीर, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमारी रेड लाइन को छू ली है, हमने तुम्हें कहा भी था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तुमने उसको टच कर लिया, अब देखना पूरे। और फिर उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने कहा पीटीआई के लोगों आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो, निकलो और ये कर दो वो कर दो। जो उन्होंने बातें की वो मैं दोहरा नहीं सकता, ये जाके आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि फवाद चौधरी साहब ने मुराद सईद साहब ने बड़ी गर्मा गर्म तकरीरें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान पे हमला हो गया, हमारी रेड लाइन को टच कर लिया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस मुल्क में कुछ भी नहीं, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं होगी, वगैरह 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 जी। यानी कि वो बातें जो इंतहा पे जाके कही जाती हैं, इन्होंने फौरी तौर पर कर दी। अच्छा, नतीजा ये निकला कि जब लोग निकले ही ना, इमरान खान साहब का वाकया इतना मामूली था लोगों के लिए, पीटीआई के लोगों के लिए, सड़कों पे नहीं, इमरान खान साहब के जलसे में लाखों लोग आ जाते थे। जब ये वाकया हुआ इमरान खान साहब पे हमला, तो हजारों लोग भी नहीं इकट्ठे हो सके, किसी एक शहर में काबिल जिक्र स्ट्रेंथ ही नहीं थी। इन्हें पता चल गया कि ये क्या हो गया, इतनी गर्म तकरीरें करने के बाद भी लोग नहीं निकले। हमें तो ये था कि मुल्क को आग लगा देंगे, और इतना मकबूल लीडर है इमरान खान, कोई पेट्रोल पंप नहीं बचने वाला, कोई गाड़ी नहीं बचने वाली। भाई वहां इमरान खान साहब के फायरिंग का जो वाकया बना, उसके बाद तो उतना भी रद्द अमल नहीं आया जितना मुल्तान रोड पे आया था तहरीक लब्बैक वालों का। उन्होंने तो पुलिस की गाड़ियां भी जला दी थी और बहुत कुछ हुआ, पुलिस वालों को जला दिया था उन्होंने। तो इमरान खान को फायर लगने के बाद जब गमला भी ना तोड़ा किसी ने, एक पत्ता भी ना तोड़ा किसी ने, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये जो हम रेड लाइन की बातें करते थे और कहते थे कि अगर इमरान खान को हाथ लगा तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पब्लिक ने तो नोटिस ही नहीं लिया। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो तैयार किए थे लोग, इन्हें इब्तिदा में कहा जाता था कि इमरान खान ने तो मम्मी डैडी किस्म की एक यूथ जो है तैयार की है। पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में फर्क क्या है, कभी गौर किया है? याद रखिएगा, जुल्फिकार अली भट्टो ने जो लोग पैदा किए थे वो नंग पैरिए, पांव से नंगे निकलते थे, भट्टो की गाड़ी के साथ भागने वाले पागल दीवाने जी, वो लोग निकले थे जिन्हें हालात, मौसम, ये सब नहीं उन्हें परेशान करते थे। वो निकलते थे और फिर दीवाना बाहर निकलते थे। वो इस बात को सोच के, आपको पता है तारिक बिन ज़ियाद ने, वो वाकया तो सुने ना, शायद आपकी उम्र नहीं, मैं सुनाता हूँ। तारिक बिन ज़ियाद ने जब उंदलुस पे हमला किया था, तारिक बिन ज़ियाद जब उसने दरिया उंदलुस अबूर किया, तो दूसरी तरफ जाते ही उसने अपने फौजियों से कहा, उसने अपने फौज से कहा, उसने कहा कश्तियां जला दो। फौज में अजीब इस तरह फैल गया, कश्तियां जला दी हमने तो हम वापस कैसे जाएंगे, अगर शिकस्त हो जाती है तो हमने भागना कैसे है, कश्तियां जलाई आगे तो इतना बड़ा दरिया है, तो फिर दरिया का पार्ट हमें कैसे अबूर करेंगे हम। तो अजीब उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि हमारे जर्नैल जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये क्या कह रहे हैं हमारे सिपा सलार, हुक्म आ गया कि आप कश्तियां जला दो, हम दरिया के इस पार आ गए उंदलस की तरफ, तो कश्तियां जलाओ। एक दूसरे से पूछना शुरू किया क्या वाकई ऐसा करना है। उन्होंने कहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, सिपा सलार से दोबारा पूछो। जिस बंदे की हिम्मत थी वो गया, उसने कहा कि चीफ आपने ये हुक्म दिया। उन्होंने कहा हुक्म दिया, फौरी तौर पर कश्तियां जला दो, जिन कश्तियों के जरिए हम अबूर करके दरिया को इधर कश्तियां जला दो। उन्होंने कहा चीफ फिर हम अगर शिकस्त होगी तो वापस कैसे जाएंगे। उसने कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शिकस्त होगी तो डूब के मरना है, फिर वापस नहीं जाना। अब ये सोच के आगे बढ़ो कि हमारे वापसी के रास्ते बंद है, शिकस्त होगी तो डूब के मरना है, जिंदा वापस नहीं जाना। अब जिन लोगों को ये पता हो कि अगर शिकस्त होगी तो उसके बाद भी मौत है, फिर वो लोग मौत से डरेंगे। फिर जैसे वो लोग लड़े आगे बढ़ के उंदलस में, वो लोग जैसे फिर लड़े हैं, उनके आगे कोई चीज नहीं आई दुनिया की, कोई ताकत, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अगर हम हार गए तो फिर भी मौत है, फिर हमने दरिया में कूद के जान देनी है, पानी में बहना है। तो फिर वो लोग जैसे लड़े हैं, दीवानों की तरह लड़े हैं, उनके सामने कोई दुनिया की चीज टिक नहीं सकी। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि आप देखिए जो इतने बड़े बड़े नारे लगा देते हैं, इतनी तहरीक लब्बैक वाले जब निकले थे उन्होंने बहुत कुछ किया, और मैं उनके साथ नहीं खड़ा। मैं समझता हूं कि जो भी कानून को हाथ में लेता है वो रियासत के साथ जुल्म करता है, गद्दारी करता है, रियासती आइन को अपने हाथ में लेता है जी। अगर वहां पे उस रोज जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई है, तो अगर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि जाओ ऐसे कर दो, या मुराद सईद साहब ने, या आग निकली थी उस रोज शेर शीर साहब के मुंह से, तो मैं उसका हमायती नहीं हूं, उसका हामी नहीं हूं। भट्टो साहब ने जो लोग तैयार किए थे ना, वो लोग तारिक बिन ज़ियाद की फौज के पैरोकार लगता था कि वो कश्तियां जला के निकले थे। खैर भट्टो साहब ने ऐसी फौज तैयार कर ली, वो निकले लोग, और उनको ये होता था कि अब हमने घरों में नहीं आना, जो भट्टो के सिपाही थे।
भट्टो साहब अपने अंजाम को पहुंचे, जो भी हुआ, अदालती कत्ल हुआ या जो भी उनको सजा हुई, चैप्टर क्लोज हुआ। उनकी बेटी आई, जितनी मोहब्बत, मैं अक्सर कहा करता हूं अपने प्रोग्राम्स में, और पीपल्स पार्टी के लोग ऐसी बात नहीं कर रहे, मैंने कहा जो मोहब्बत बीबी को मिली थी वो भट्टो साहब को भी नहीं मिली होगी। बीबी को प्लस पॉइंट क्या था? पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तान की पहली खातून थी सियासतदान, मुहतरमा फातिमा जना के बाद। अच्छा, पहली तो ना हुई, फिर फातिमा जना पहली खातून सियासतदान थी। लेकिन इस तरह से जो भट्टो फैमिली में वो जब आई पाकिस्तान की सियासत में, तो फिर एक अजीब सा यूं समझ लिए कि नज़ारा था देखने को। भट्टो की बेटी है, फिर भट्टो की बेटी ने जो कुर्बानी दी, बाप पहले से अदालत की तरफ से सजा हुई और कत्ल हो चुका है, दोनों भाइयों की शहादतें बीबी ने अपने हाथ अपने सामने देखी, दो लाशें उठाई। बीबी को ये भी एक प्लस पॉइंट था, हमदर्दी ये भी थी लोगों की। फिर बीबी के पीछे लोग जैसे चले हैं, लेकिन समीर, मैंने 10 प्रोग्राम्स में पहले कहा है इसी नाज़बरदारियां में कि जब बीबी की शहादत होती है 2007 में, लोगों को यह था कि पता नहीं क्या होना है। उस वक्त पेट्रोल पंप जले थे, उस वक्त बहुत सारी सड़कों पे टायर जले थे। मतलब मैं कहता हूं कि 2, 4, 5, 7, 10 लाख टायर जो थे ना, बेगुनाह टायर, वो जलाए गए थे। भाई उन्होंने तो बीबी को नहीं ना कुछ किया था, पेट्रोल पंप्स ने तो बीबी को गोली नहीं लगाई थी। तो उस वक्त जो एजिटेशन देखने में आया था वो एक एजिटेशन है। अच्छा, इन्हें यह था कि इमरान खान बीबी से भी ज्यादा पॉपुलर है, भट्टो से ज्यादा पॉपुलर है। इमरान खान की जब हम बात करेंगे कि इमरान खान पे फायरिंग हो गया, गोलियां लगी हैं, तो उसके बाद फिर वो बीबी से ज्यादा रद्देमल आएगा जी। वैसा नहीं हुआ। अच्छा, पत्ता तक नहीं किसी ने तोड़ा एक तरफ इनका। नतीजा क्या निकला कि इनको पता चल गया क्या पॉपुलैरिटी की है। उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर कहा कि मैं दोबारा फैजाबाद जाऊंगा और वहां पे इनसे इस्तीफे लिए बगैर वापस नहीं आऊंगा। वहां गए इस्तीफे लेने, अपने इस्तीफों का ऐलान करके आ गए। उससे भी जब हुकूमत ब्लैकमेल नहीं हुई, इदारे हरकत में नहीं है जो इमरान खान, तो फिर उन्होंने कहा मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा जी। अब असम्बलियों की तहलील पर दोनों फ्रीक ने अपना अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने और उनके इत्तेहादियों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया कि अगर इमरान खान साहब ये कर देते हैं तो फिर हमने क्या करना है। जब उन्होंने होमवर्क मुकम्मल कर लिया तो अब सबसे, मैंने बार बार इसमें मैं 3 प्रोग्राम कर चुका हूं कि इस वक्त परवेज लाई साहब जो है ना, वो और उनके जो 4 टोटड़ू हैं, वो सोच में पड़े हुए हैं कि इमरान खान साहब तो उनके हाथ में अगर माचिस आ गई है, कुछ चीज आ गया, वो तो सारा शहर जला देंगे जी। तो अब क्या करना है? अब उन्होंने रातों रात मुलाकातें शुरू कर दी हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और परवेज अलाई साहब बार बार कोशिश करते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून में। कल मोनस अलाई की फिर मुलाकात हुई है इमरान खान से, सिर्फ एक बंदा जुड़ा हुआ है पूरी काफ लीग में से, मोनस अलाई इमरान खान साहब के साथ। बाकी सारे के सारे समेत मोनस अलाई के बाप के सारे मुस्लिम लीग नून में जाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कबूल नहीं कर रही। अच्छा, इस वक्त इशू क्या था जिसमें मैं बात करना चाहता था? अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं 17 तारीख को फिर जाऊंगा लिबर्टी चौक में, वहां ऐलान करूंगा। भाई ये ऐलान तो आप कर चुके हैं, हर रोज मान पार्क में बैठ के ये ऐलान करते हैं, आपके इत्तेहादी आपकी सुनने को तैयार नहीं है। तो किसको सुनाना है? आपने 17 तारीख को ऐलान करें या अगली 17 को ऐलान करें। देखना तो ये है कि अगर आपके पास वो असेंबली तहलील करने का इख्तियार आपके पास है तो आप तो वो 14 मरतबा ऐलान कर चुके हैं, बार बार आपके। इस वक्त इशू ये था कि सलमान शहबाज साहब, आपको पता है ना, हफासी बेल पे थे। वो हफासी जमानत पे वो कल से जाती उम्रा में है। वहां जाकर उन्होंने फातिहा खानी किया अपने पुरखों की, आबा अजदाद की, मियाँ शरीफ साहब की कब्र पे, अपनी दादी अम्मा की कब्र पे। तो सोचने की बात यह है, उनकी ताई अम्मा भी हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की, मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा। मैं उनसे बड़ा मुतासिर था। मोहतरमा से जब भी मुलाकात की कुलसूम नवाज से, मैंने उन्हें अज़्म हिम्मत का पैकर पाया। खैर, ये फिर कभी प्रोग्राम करेंगे कि कुलसूम नवाज कैसी थी, बड़ी शफीक खातून, बड़े दबदबे वाली। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि वो गए उनकी सब की कब्रों पे फातिहा खानी किया सलमान शहबाज ने। बात ये थी इस वक्त करने वाली कि शरीफ फैमिली ने इससे क्या फ़ायदा उठाया इमरान खान साहब के इस सारे कश्मकश से। उन्होंने फ़ायदा ये उठाया कि उनके सब के मुकदमात ख़त्म हो गए। अब इमरान खान साहब के पास सिर्फ कहानियाँ रह जाएंगी जलसों में सुनाने के लिए। वो सारी फैमिली जो थी उन्होंने क्लीन चिट ले ली है। सलमान शहबाज बचा, उसके बाद फिर इनका दामाद आ जाएगा शहबाज शरीफ का, उसे भी क्लीन चिट मिल जाएगी। खैर, जिसने इस मुल्क को लूटा है उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। मेरा रोना तो ये है, मेरा तो दुख ये है, इमरान खान साहब तक मेरा दुख पहुंच नहीं रहा कि इस मुल्क में जिसने भी मुल्क को लूटा है आप उसे क्लीन चिट लेके दे रहे हैं, तो आपने शोर कुछ और डाला हुआ है। खैर, दोबारा वापस आता हूं आपके सवाल की तरफ। इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि 17 तारीख को मैं फिर लिबर्टी चौक में जाऊंगा, वहां पे एक जलसा करूंगा। इमरान खान साहब के पास अब सिंपैथीज लेने के लिए, कौम को इमोशनल करने के लिए, इमोशनली उन्हें इस लेवल पे ले जाने के लिए अब कोई चीज बची नहीं है जी। सबसे बड़ी चीज उनके पास थी वो फायरिंग वाली,
वो पत्ता भी खेल चुके हैं। इमरान खान साहब वो पता भी खेल चुके हैं और वो कैश नहीं हुआ, उस तरह से कैश नहीं हुआ जिस तरह से तहरीक इंसाफ समझती थी। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी सुबकी उसमें बहुत ज्यादा की। इमरान खान साहब ने उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा जलसों में कहा कि पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद मैं एक FIR नहीं लॉन्च करवा सका अपनी मर्जी की। इमरान खान साहब ने अपनी कमजोरी, कारकुन बददिल हो गए हैं। आपको पता है आज जब इमरान खान साहब एक कन्वेंशन में गए हैं, उन्होंने जब खिताब शुरू किया तो ऑडियंस उठ के चले गए, तो इमरान खान साहब ने खुद को इस सतह पे ले आए हैं कि उनकी बात का वजन ही नहीं रहा। अब वो कोई भी बात करते हैं लोग तवज्जो से सुनते हैं। उन्हें पता होता है खान साहब ने कल तो यू टर्न ले लेना है, शाम में यू टर्न ले लेना है। इनके अपने हवारी जो है रात को जाके किसी को मिलने हैं। सदर पाकिस्तान जो है आरिफ अलवी साहब कल से लाहौर में बैठे हैं 3 दिन के लिए। अब वो इमरान खान साहब को समझा रहे हैं। परवेज लाई साहब के पास आज वो गए हैं सदर पाकिस्तान, आज आरिफ अलवी साहब वजीर आला पंजाब के पास गए हैं। तो ये सारी जो कहानियां चल रही हैं, जो खिचड़ी पक रही है, समीर याद रखिएगा अवाम अब बहुत बाशऊर है। जो तजियाकार बैठे हैं, चले मैं तो एक अदना सा तालिब हूं, लेकिन हम तो सूंघ के बता देते हैं कि क्या चल रहा है जी। तो इमरान खान साहब जो है वो अपने सारे पत्ते शो कर बैठे हैं। वो जो मैंने कहा कि वो जो मीनार को उल्टा खड़ने की जिद पे खड़े हैं इमरान खान साहब, ये मीनार उल्टा खड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए, एक रियासत है और उसमें एक रियासत का निजाम है, उसमें इदारे हैं। इमरान खान साहब उन इदारों के बगैर वो समझते हैं कि मैंने ये मीनार उल्टा खड़ा कर लेना, ये ऐसा हो नहीं सकता। बाहर क्या एक दफा फिर मशवरा है, इमरान खान साहब कहाँ किसी की सुनते हैं। जाहिर है पूरी पार्टी के जो सीनियर क़यादत है वो भी इमरान खान साहब को समझा चुकी है। मेरे ख्याल के मुताबिक आरिफ अलवी साहब के जरिए जो पैगाम दे के भेजा गया था इमरान खान साहब को, वो उन तक पहुंच चुका है और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब उस मैसेज को समझेंगे। जो फैसला साज कुत्ते ना, उन्होंने मैसेज दिया है। आरिफ अलवी साहब दूसरी दफा इमरान खान साहब के पास मैसेज ले गए। एक उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्रुरनामा सदर के पास गया था और इमरान खान साहब ने कह दिया था कि ये तो मेरी पार्टी का सदर है, ये किसी सूरत मुझसे पूछे बगैर साइन नहीं करेंगे। तो जब तक आरिफ अलवी साहब ने साइन नहीं किए थे, उन्होंने ईवान सदर से निकलने नहीं दिया गया। फिर वो बताने आए थे कि मैंने जनाब सिग्नेचर कर दिया और मेरी मजबूरी बन गई थी। ठीक है, अब दूसरी दफा उन्हें भेजा गया है एक ALG के हैसियत से कि जाएं जाके उनको समझाएं कि ये असम्बलियां वक्त पूरा करेंगी। उसकी वजह यह है कि मैं दोबारा से बता दूं, ये मफरूजे की बात नहीं है। इदारे, पूरे मुल्क इदारे ये समझते हैं कि इस वक्त मुल्क नाजुक तरीन सूरत है। जो रोजाना कहते हैं ना मुल्क डिफाल्टर होने के करीब है, वो क्यों कहते हैं? 2 महीनों से हम अदायगियां नहीं कर पा रहे, पेंशनर्स को तनख्वाहें नहीं दे पाए, मुलाजमीन की तनख्वाहें अटकी हुई हैं 2 महीनों से। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जहां जहां हमने पैसे देने हैं ना, वो हम दे नहीं पा रहे। जिन लोगों ने हमसे प्रॉमिस किए हुए थे दोस्तों ने, वो दे नहीं रहे, IMF भी नहीं दे रहा। तो इस वक्त मुल्क ऐसी जगह पे खड़ा है जहां आप फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकते। कोई मुल्क दुश्मन होगा जो ये कहे कि फौरी तौर पर इलेक्शन करने, ये जिद है ना मीनार उल्टा खड़ा करने की। तो इदारे ये समझते हैं कि इस वक्त यानी कि मार्च से पहले अगर आप इस हुकूमत को घर भेज देते हैं तो किस अबूरी सेटअप को तो किसी ने एक चुवानी भी नहीं देनी, एक टका नहीं किसी ने देना अबूरी सेटअप को, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इदारे ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को ये मैसेज दिया गया है कि खान साहब होश के नाखून लें, आप इस मुल्क के दुश्मन क्यों बन गए हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि आप सब लोगों ने, सियासतदानों ने मिलकर इस मुल्क के साथ किया क्या है? आप सब्र करें, जरा इसे पैरों पे खड़ा करने दें। इसहाक डार जो हैं उनको एक टास्क दिया गया है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह करे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से, मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं मुल्क कामयाब हो, मुल्क इस बहरान से निकले। मुस्लिम लीग नून को बहरान से निकालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उन्हें तो खान साहब खुद निकाल रहे हैं, उनके तमाम केसेस इन्होंने खत्म करवा दिए। ये NRO2, NRO3, NRO5 ये भाई कौन दे रहा है? अच्छा खैर, मैं कह रहा था कि जो पॉलिटिक्स करने की जो पॉलिटिक्स थी वो इमरान खान साहब नहीं कर रहे, जो चीजें एजेंडे पे रखनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। याद रखिएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है, इमरान खान साहब उसे बेनकाब करें, उस पर बात करें, लोग उनके पीछे चल पड़ेंगे। 2018 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने इनकी चोरों की करप्शन पकड़ ली थी और इमरान खान साहब उसकी बात करते थे, उनके बयानिए के साथ लोग खड़े हो गए थे। लोग ड्रामों के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये इमरान खान साहब ने जो ड्रामेबाजी शुरू की है, फायर लग गया, 4 लग गए, पूरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा दिया गया, ये ड्रामे लोगों ने मुस्तरद कर दिए हैं। अगर इमरान खान साहब इन ड्रामों पे मजीद काम करते रहे तो ये फिल्में फ्लॉप होती रहेंगी, लोग इनके जलसों से उठ के जाते रहेंगे, जैसे आज इनके कन्वेंशन से उठ के चले गए। तो याद रखिएगा, इश्यूज की पॉलिटिक्स करनी है आपने, और उन इश्यूज की, और फिर जो आपने बात करनी है, लीडर इतना सच्चा हो, अगर वो कहे कि मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं 1 करोड़ घर बना के दूंगा या 2 करोड़ घर बना के दूंगा या 50 लाख घर बना के दूंगा। अगर वो वादा करे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा तो फिर वो दे। अगर वो नहीं देता तो फिर वो शेर आया वाली बात है, लोग उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे।
इमरान खान साहब खुद को यहाँ पे ले आए हैं कि अब लोग उनकी बात का यकीन नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जो यू टर्न ना ले वो लीडर ही नहीं होता, वो वजीर आजम ही नहीं बन सकता। यानी कि जो झूठ ना बोले, दूसरे लफ्जों में यू टर्न को यूं कहें कि जो धोखा ना दे, झूठ ना बोले, अपनी बात से मुकर ना जाए। हमारे पंजाब में एक कहावत है, वो सुना देता हूँ। यहाँ कहा जाता है जिस बंदे की गल नहीं वो बंदा ही नहीं, मतलब जो अपनी गल तो मुकर जाओ बंदा ही नहीं होता। हमारे पंजाब में तो ये होता है, ये कहते हैं जो यू टर्न ना ले, यानी कि गल तो मुकरे ना, सियासतदान नहीं बनता। तो बाबा हम तो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, और वो पंजाब बॉर्डर से इस पार का हो या उस पार का हो, वहां एक ही कहावत है, जिदी गल नहीं हो बंदा नहीं। तो खान साहब को सोचना चाहिए अपनी गल ते खलोते रहन, पंजाब उन्होंने नाल ताम खलोवेगा। अगर खान साहब अपनी गल तो मुकरदे रहे, यू टर्न लेंदे रहे, तो पंजाब में एक बंदा नहीं होना जिन्होंने नाल खलोना है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर बे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।